जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है मोहम्मद गोरी पार्ट 2। मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमणों की सफलता और हिंदुओं की पराजय के कारण। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मोहम्मद गोरी को अपने भारतीय आक्रमणों में अद्भुत सफलता मिली। हिंदुओं की पराजय हुई। यद्यपि तत्कालीन इतिहासकार जैसे मिन्हाज उल सिराज तथा फखरे मुदब्बिर गोरी के अभियानों का उल्लेख करते हैं, किंतु इस क्रम में वे तुर्कों की सफलता के कारणों का उल्लेख नहीं करते हैं। केवल फखे मुदब्बिर की रचना अदबुल हर्ब ही कुछ सहायक सिद्ध हुई। युद्ध का महत्वपूर्ण अंग होने के नाते उसका घोड़ों का विस्तृत वर्णन और सामंती सेना की कटु आलोचना तुर्कों की सैनिक शक्ति और भारतीय सेना की दुर्बलता सामरिक दृष्टि से स्पष्ट करते हैं। इस संदर्भ में एलिरफिस्टन ने लिखा है, चूंकि उसकी यानी कि गोरी की सेना में सैनिकों की भर्ती भारत तथा आक्सस नदी के बीच समस्त लड़ाकू प्रांतों से की गई थी और जिसे सल्जुकियों तथा उत्तरी तातारियों से युद्ध करने का अनुभव था, इसलिए हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उन्हें स्वभाव से ही सरल एवं अहिंसात्मक प्रजा का जो छोटी छोटी रियासतों में बटी थी और जिन पर बिना किसी लाभ या विवर्धन की आज्ञा के युद्ध थोप दिया गया था, कठिन सामना करना पड़ेगा। सर जदुनाथ सरकार ने तुर्कों की सफलता के 3 कारणों का उल्लेख किया है। पहला, जहाँ तक वैधानिक स्थिति और धार्मिक विशेषाधिकारों का प्रश्न है, तुर्कों में पूर्ण समानता और सामाजिक संगठन था। ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता से उत्पन्न भाग्यवाद और विश्वास की अल्लाह की इच्छा समस्त मानवीय प्रयत्नों से सर्वोपरि है। इस भावना ने युद्ध करते समय उनकी मृत्यु भय नष्ट कर दिया। मद्यपान से मुक्ति, तुर्क इससे दूर थे, जबकि मद्यपान ने राजपूतों, मराठों तथा अन्य हिंदू सैनिकों का सर्वनाश कर दिया और उनकी दूरदर्शी सामरिक नियोजन, अकस्मात छापामार युद्धों का नेतृत्व, यहाँ तक कि अपने ही सैनिक शिविरों की आवश्यक सावधानी से रक्षा करने की क्षमता नष्ट कर दी। यद्यपि उल्लेखित कारण युक्ति संगत है, परंतु इन्हें पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसके कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक कारणों की चर्चा की जा सकती है। राजनीतिक कारण। मुसलमानों की विजय और हिंदुओं की पराजय के निम्नलिखित राजनीतिक कारण थे। पहला, राजनीतिक विशृंखलता। मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति डावाडोल थी। हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। इन राज्यों में राजपूत शासकों का राज्य था। इनमें आपसी एकता और संगठन की नितांत कमी थी। वे एक दूसरे के साथ संघर्षरत रहते थे। अनेक बार राजपूत राजाओं ने अपने प्रतिद्वंदी का विनाश करने के लिए विदेशियों को आमंत्रित किया, उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध सहायता और सहयोग दिया। मुसलमानों ने इस राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर आक्रमण किया और एक एक करके राजपूत शासकों को परास्त कर दिया। राजनीतिक एकता, दृढ़ केंद्रीय सत्ता और राष्ट्रीयता का अभाव। राजपूत शासकों के बीच राजनीतिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था। राजपूत अत्यंत स्वाभिमानी थे और वे अपने वंश के लिए अधिक स्वामी भक्त थे। यद्यपि अपने राज्य पर हुए आक्रमणों का उन्होंने जमकर सामना किया, किंतु भारत के अन्य भागों पर होने वाले विदेशी आक्रमणों के प्रति वे उदासीन और तटस्थ रहे। कभी भी संगठित होकर उन्होंने अपने शत्रु का सामना नहीं किया। राजपूत शासक और सामान्य जनता के बीच भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं के बराबर थी। देश में राजनीतिक एकता और दृढ़ केंद्रीय सत्ता का भी अभाव था। राजपूत शासकों में कूटनीति का अभाव। राजपूत शासक सफल कूटनीतिज्ञ नहीं थे। धर्म युद्ध उनका आदर्श था। शत्रुओं के विरुद्ध युद्धों में उन्होंने उच्च आदर्शों का पालन किया। वे छल कपट द्वारा युद्ध में विजयी होना नहीं चाहते थे। वे वचन के पक्के थे। अपनी वचन पूर्ति के लिए वे राष्ट्रीय हितों को बलिदान भी कर देते थे। दूसरी ओर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने युद्धों में छल कपट का सहारा लिया। इससे राजपूतों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी।
प्रशासन में सामंतवाद का उत्कर्ष। इस काल में प्रशासन एवं सैन्य व्यवस्था का स्वरूप सामंतवादी हो गया था। सामंत का ही प्रशासन एवं सेना में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होते थे। इन सामंतों के बीच राजभक्ति एवं आपसी एकता की कमी थी। सामंतवादी व्यवस्था के उत्कर्ष के चलते राजा की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी। राजा के दुर्बल होने पर अथवा उसकी मृत्यु के पश्चात बड़े बड़े सामंत अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर लेते थे। इस प्रकार सारा उत्तरी भारत कलह, गृह युद्ध और विद्रोह का अखाड़ा बन गया था। भारतीय शासक और जनता में उदासीनता। भारत में अनेक अरब और तुर्क व्यापारी आते जाते रहते थे और उनमें से कुछ यहाँ स्थायी रूप से बस भी गए थे। भारतीय शासकों ने न सिर्फ उनका विरोध किया बल्कि कभी कभी उनकी सहायता भी की। भारत में बसे हुए इन मुसलमानों ने इस देश में न सिर्फ इस्लाम का प्रचार किया बल्कि अरब और तुर्क आक्रमणकारियों को सहयोग भी दिया। फिर भी भारतीय शासक और प्रजा दोनों में ही राजनीतिक उदासीनता रही। यह देश के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। मुस्लिम उपनिवेशकों की स्थापना। उपनिवेशों की महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भारत के सीमांत क्षेत्र तथा पंजाब में मुसलमानों के उपनिवेश स्थापित हो गए थे। हिंदुओं ने और विशेष रूप से राजपूत शासकों ने इन उपनिवेशों को नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया। ये मुस्लिम उपनिवेश गैर आक्रमणों में हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों के लिए काफी सहायक सिद्ध हुए। सुदृढ़ सीमांत नीति का अभाव। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारत में उत्तरी पश्चिमी सीमा की ओर से ही आक्रमण हुए। 12वीं सदी के भारतीय शासकों ने दृढ़ सीमांत नीति का अवलंबन न कर इस क्षेत्र को अत्यंत असुरक्षित बना दिया। अतः गोरी की सेना को भारत में प्रवेश करने के लिए किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। आक्रमणकारियों को सीमा पर रोकने और खदेड़ने का प्रयत्न नहीं किए। इस प्रकार आक्रमणकारी सीमांत क्षेत्र से सरलता से पंजाब में आ सके और जल्द ही उन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली। युद्ध का भार केवल राजपूतों पर। उस युद्ध में देश की रक्षा और युद्ध का भार केवल राजपूतों पर ही था। राजपूतों को छोड़कर अन्य सभी हिंदू जातियां युद्ध के प्रति उदासीन रहती थीं। भला कब तक सिर्फ राजपूत विदेशी आक्रमणकारियों से निरंतर युद्ध कर सकते थे। युद्धों के चलते उनकी शक्ति क्षीण होती गई और उनकी संख्या में भी कमी आने लगी। यह भी हिंदुओं की पराजय का एक मुख्य कारण था। शासकों के आपसी द्वेष और राजनीतिक एवं प्रशासकीय भेदभाव। राजपूत शासकों में पारस्परिक वैमनस्य, ईर्ष्या और देश की भावना बलवती थी। उनमें सद्भावना और सहयोग की नितांत कमी थी। राजपूत शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग आपसी युद्धों में कर रहे थे। विदेशियों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा स्थापित कर उनका दृढ़ता से सामना करना उनके बस की बात नहीं थी। इसी प्रकार इस काल में राजनीतिक और प्रशासकीय भेदभाव भी काफी बढ़ गए थे। सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही ऊंचे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित किए जाते थे। इस प्रकार अन्य जाति के लोग राज्य के कार्यों और कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गए थे। अतः जनता असंतुष्ट थी और विदेशी आक्रमणों के संकट काल में उसने अपने शासकों को उचित सहयोग नहीं दिया। सैनिक कारण। मोहम्मद गोरी की विजय एवं राजपूतों की पराजय के कुछ महत्वपूर्ण सैनिक कारण भी थे। स्थायी सेना का अभाव। भारतीय राज्यों में उन दिनों स्थायी सेना का अभाव था। राजा सामंतों द्वारा प्रदत्त सेनाओं पर निर्भर करते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे नौसिखियों को भी सेना में भर्ती कर उन्हें रण क्षेत्र में भेज देते थे। इस प्रकार इन सैनिकों में उचित प्रशिक्षण, अनुशासन और योग्यता की नितांत कमी रहती थी। उनमें अपने शासक के प्रति स्वामी भक्ति भी नहीं होती थी। भारतीय सेना में पदातियों का बाहुल्य। राजपूत सेना में पदातियों का बाहुल्य था। पैदल सेना न तो अधिक गतिशील और पैंतरेबाज होती थी और न पूर्ण रूप से प्रशिक्षित। दूसरी ओर तुर्क सेना में अश्वारोहियों की प्रधानता थी। वे बड़े गतिशील और प्रशिक्षित थे। भारतीय सैनिक इन अश्वारोहियों का सामना करने में असमर्थ थे। भारतीय पदातियों को परास्त करना तुर्क अश्वारोहियों के लिए आसान था। कोतल सेना का अभाव। रिजर्व्ड। मोहम्मद गोरी की सेना में कोतल सैनिकों की व्यवस्था थी।
राजपूत सेना में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। राजपूत शासक अपनी संपूर्ण सेना को लेकर रण क्षेत्र में आ डटते थे। जब वे युद्ध करते करते थक जाते तब गोरी अपनी कोतल सेना का उपयोग करता था। इस प्रकार कोतल सेना को थके हुए राजपूतों को परास्त करने में कम कठिनाई होती थी। हस्ती सेना की दुर्बलता। हिंदू शासकों की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण उनका हस्ती दल भी था। राजपूत अपने सेना में हाथियों को अग्रिम पंक्ति में रखते थे। उद्देश्य था शत्रु सेना को रौंद कर मार डालना, किंतु अनेक युद्धों में भी भीषण आघात के कारण हाथी भड़क कर पीछे की ओर भागते और इस प्रकार अपनी सेना को ही रौंद डालते थे। इसके विपरीत तुर्क आक्रमणकारी अश्वारोही सेना का अधिक उपयोग करते थे। उनकी सेना द्रुत गति से शत्रु सेना पर आक्रमण करती थी। राजपूतों की प्राचीन युद्ध प्रणाली। राजपूतों के अस्त्र शस्त्र और युद्ध प्रणाली अत्यंत पुरानी थी। वे प्रायः तलवार और भालों का प्रयोग करते थे। दूसरी ओर तुर्क सेना भी तीरंदाजों की प्रधानता थी। तुर्क सैनिक आग्नेय अस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। राजपूत सैनिक विदेशी तीरंदाजी के सामने नहीं ठहर सके। राजपूत सेनापति आगे बढ़कर अपनी सेना के साथ युद्ध करते थे। युद्ध में उनकी मृत्यु अथवा उनके घायल हो जाने से राजपूत सैनिकों की हिम्मत टूट जाती थी और वे भाग खड़े होते थे। शत्रु इसका लाभ उठाकर सरलता से विजय प्राप्त कर लेते थे। तुर्क सेनापति रण क्षेत्र में पीछे से अपनी सेना का संचालन करते थे और उनको प्रोत्साहित करते रहते थे। अतः उन्हें राजपूतों के विरुद्ध आशातीत सफलता मिली। सैनिकों की दोषपूर्ण नियुक्ति। भारतीय सैनिक और सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जाति और वंश की श्रेष्ठता के आधार पर की जाती थी। इसके अतिरिक्त सैनिक अशक्त और वृद्ध होने पर भी अपने पदों पर बने रहते थे। सैनिकों के भर्ती क्षेत्र भी सीमित थे। तुर्क सेना में ये सारी बुराइयां नहीं थी। वे योग्यता के आधार पर न कि जाति अथवा वंश के आधार पर नियुक्ति किया करते थे। उनकी सेना में युवक सैनिकों की भरमार थी। भारतीयों की पराजय का वास्तविक कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था और घृणित वर्णात्मक विभिन्नता थी, जिसने समस्त सैन्य संगठन को जर्जर और कमजोर बना दिया था। वर्ण एवं जातीय व्यवस्था के भेदभाव तथा छुआछूत की भावना ने सामाजिक एवं राजनीतिक एकता की भावना को नष्ट कर दिया था। देश की सुरक्षा के प्रति जनता की उदासीनता बड़ी घातक सिद्ध हुई। वर्ण व्यवस्था ने राजपूतों की सैनिक क्षमता को भी नष्ट कर दिया था। सैनिक कार्य एक वर्ग विशेष का उत्तरदायित्व मान लिया गया और साधारण जनता को इससे कोई प्रयोजन नहीं रहा। दोषपूर्ण युद्ध योजना और सैन्य संचालन। भारतीय शासकों की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण उनकी दोषपूर्ण युद्ध योजना और सैन्य संचालन भी कही जा सकती है। स्पष्ट युद्ध योजना की कमी के चलते वे युद्धों में अपनी संपूर्ण सैनिक शक्ति का सदुपयोग करने में असमर्थ थे। विभिन्न राजा या सेना नायक इसके कारण अपनी अपनी सेना का मनमानी ढंग से संचालन करते थे। उनके बीच आपसी तालमेल की कमी थी। सैनिकों की स्वामी भक्ति भी विभाजित थी। इससे रणक्षेत्र में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती थी। इसके विपरीत तुर्क सैनिक योजनाबद्ध रूप से संगठित होकर युद्ध करते थे। उनकी व्यूह रचना भी श्रेष्ठ थी। बलवान और साहसी होते हुए भी राजपूत सैनिक युद्ध विन्यास और सैन्य संचालन में अपनी दोषों के कारण गोरी की सेना के सामने नहीं टिक सके। श्रेष्ठ सेना नायकों का अभाव। राजपूत में प्रतिभावान और अनुभवी सेनापति का अभाव था। वस्तुतः राजपूत सैनिकों में उत्साह और वीरता की कमी नहीं थी। कमी थी तो दूरदर्शी योग्य सेनापतियों की, जो उन्हें संकट काल में एकता के सूत्र में बांध कर रख सकते। तुर्क सेना में प्रतिभावान, श्रेष्ठ एवं अनुभवी सेनापतियों की बहुलता थी। उन्होंने अपनी सेना का संचालन बड़ी दूरदर्शिता और सफलता के साथ किया। राजपूत शासकों द्वारा आक्रमण नीति का पालन नहीं किया गया। राजपूत शासकों ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध आक्रमण नीति का पालन न कर रक्षात्मक युद्ध किए। अगर वे आगे बढ़कर सीमा पर ही शत्रु सेना को रोकने का अथवा परास्त करने का प्रयास करते तो संभव था कि उनकी इस ढंग से पराजय नहीं होती। समस्त युद्ध भारतीय क्षेत्र में ही हुए। विजय चाहे जिस पक्ष की हो, क्षति भारतीयों की होती थी। इन युद्धों के कारण भारतीय कृषि, उद्योग धंधे और वाणिज्य व्यवसाय की अपार क्षति हुई।
सैनिक कमजोरी के कारण वर्ण व्यवस्था भी था। युद्ध का कारण केवल राजपूतों का कार्य बन गया। दूसरे लोगों को इससे कोई मतलब नहीं रहा। छुआछूत की भावना ने सैनिकों में श्रम विभाजन असंभव कर दिया था और एक ही व्यक्ति युद्ध से लेकर पानी भरने तक अनेक कार्य करता था। इससे भारतीय सेना की क्षमता जाती रही। तुर्कों की सैन्य श्रेष्ठता। युद्ध सामरिक दृष्टि से भी भारतीय सैनिक तुर्कों की युद्ध कला से अनभिज्ञ थे। भारतीय तथा तुर्की सेनाओं के रण क्षेत्र में संगठन और युद्ध करने के सिद्धांतों में भी अंतर था। तुर्कों के सैन्य संगठन का मूल सिद्धांत गतिशीलता था। वह युग गतिशील घोड़ों का था। दूसरी ओर भारतीय सामरिक नीति शक्ति को गतिशीलता से अधिक महत्व देती थी। तीव्र और गतिशील अश्वारोही तुर्क सैनिक भारी भरकम तथा विशाल भारतीय सेना जो हस्ती दल पर अधिक विश्वास करती थी पर भारी पड़े। तुर्क सेना की दूसरी विशेषता उनकी धनुर्विद्या थी। गतिशील अश्वारोही सैनिकों ने धनुषबाजों से भारतीय सेना को परास्त कर दिया। लोहे के रकाबों एवं नए लगाम के प्रयोग के कारण भी तुर्क अश्वारोही सैनिक काफी सफल रहे। राजपूत सैनिकों की निराशा। मुहम्मद गोरी को कुछ युद्धों को छोड़कर लगातार सफलता मिलती चली गई। इससे उसकी सेना में उत्साह बना रहा। दूसरी ओर राजपूत सैनिक निरंतर पराजयों से हतोत्साहित हो गए थे। उनकी हिम्मत टूट गई। फलतः उन पर विजय प्राप्त करना सरल था। सामाजिक कारण। राजनीतिक एवं सैनिक व्यवस्था की भांति भारत की सामाजिक व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी। हिंदू समाज का पतन हो रहा था और इसमें अनेक दोष आ गए थे। समाज में वर्ग एवं जाति विभेद थे। वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई थी। अमीर गरीब, ऊंच नीच, छुआछूत आदि के भेदभाव के कारण हिंदू समाज की एकता प्रायः लुप्त हो गई थी। नीचे जाति के लोगों के साथ उच्च जाति के लोगों का व्यवहार अमानुषिक था। समाज दुर्बल हो गया था और लोगों ने इसकी सुरक्षा और संगठन पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वर्ग एवं जाति विभाजन से उत्पन्न संकीर्ण मनोवृत्ति से राजपूतों का वीरत्व, साहस, रण कौशल और सद्गुणों का उपयोग नहीं हो सका। राजपूत ही एकमात्र ऐसी जाति थी जो देश की रक्षा कर सकती थी, किंतु इस समय तक राजपूत समाज में सामंतवादी प्रवृत्ति काफी बढ़ गई थी और उनका पतन हो रहा था। यह देश के लिए अत्यंत घातक साबित हुआ। राजपूत विलास प्रिय हो गए थे और उनका अधिकांश समय रानीवास, भोग विलास, धूर्त कीड़ा, आखेट तथा आमोद प्रमोद में ही व्यतीत होता था। सामाजिक विषमता के अतिरिक्त हिंदू समाज में अनेक बुराइयां घर कर गई थी। बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, कन्यावध आदि बुराइयां हिंदू समाज को घुन की तरह खा रही थी। समाज अंधविश्वास और भाग्यवादिता का शिकार था। हिंदू भविष्यवाणी और ज्योतिषियों में अधिक विश्वास करते थे। वे भाग्य के सहारे बैठे रहते थे। उनकी यह धारणा हो गई थी कि कलयुग में म्लेच्छों का शासन होगा। इससे समाज में अकर्मण्यता और निराशा का संचार हुआ। लोगों में जागरूकता और कार्य क्षमता लुप्त हो गई। उनमें आत्मविश्वास नष्ट हो गया और वे उत्साही आक्रमणकारियों के सामने धराशायी हो गए। मुस्लिम समाज इन दोषों से सर्वथा मुक्त था। उसमें जाति अथवा वर्ग विभेद नहीं था। लोगों में एकता और सहयोग की भावना थी। मुस्लिम समाज में दास भी योग्य थे। मुस्लिम इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कई मौके पर दासों ने अपने मालिक के लिए आश्चर्यजनक काम किया है, उनके गौरव को बढ़ाया है। वस्तुतः दास प्रथा मुसलमानों के लिए एक बहुत उपयोगी संस्था थी और यह उनकी शक्ति का एक मुख्य साधन थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और लेनपुल आदि जैसे इतिहासकार भी इस मत का समर्थन करते हैं। इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई दो भिन्न जातियों की लड़ाई न होकर दो विभिन्न सभ्यताओं की लड़ाई थी। मुसलमानों की सभ्यता अधिक नई और अपेक्षाकृत दोष मुक्त थी। इस संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि वास्तव में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई दो विभिन्न सामाजिक प्रणालियों की लड़ाई थी। एक पुरानी एवं क्षयोन्मुखी और दूसरी जवानी के जोश एवं स्फूर्ति से भरी हुई थी। इस संघर्ष में हिंदुओं की पराजय अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती। आर्थिक कारण।
राजपूत शासक विलासप्रिय थे, अतः वे अपने स्वयं पर ही बड़ी मात्रा में धन खर्च करते थे। उनके बीच परस्पर युद्धों की भरमार एवं परंपरा भी थी। इससे न सिर्फ सैनिकों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही थी, अपितु उनके राजकोष भी रिक्त हो रहे थे। देश में कृषि, उद्योग धंधे और वाणिज्य के क्षेत्रों में भी स्थिरता आ गई थी, अतः आर्थिक कठिनाई का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसका असर हानिकारक सिद्ध हुआ। दूसरी ओर देश में धन वैभव तो थे ही, मंदिरों, धार्मिक स्थानों, तीर्थों आदि में जनता ने अतुल संपत्ति संचित कर रखी थी। आक्रमणकारी धन लोलुप थे। वे भारत को लूटकर न सिर्फ अपने वैभव में वृद्धि करना चाहते थे, वरन अपने साधनों में भी वृद्धि करना चाहते थे। इससे उनके उत्साह में भी वृद्धि होती थी। इस कारण राजकोषों की रिक्तता और देश की संपन्नता दोनों राजपूत शासकों की पराजय का कारण बनी। धार्मिक कारण: मुहम्मद गोरी की सफलता और भारतीय शासकों की पराजय में इस्लाम एवं हिंदू धर्मों की व्यवस्थाओं का भी महत्वपूर्ण हाथ रहा है। इस्लाम अपेक्षाकृत एक नया धर्म था। इसके अनुयायियों में धार्मिक जोश भी। इस्लाम का प्रचार, काफिरों का अंत, मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट करना मुसलमानों का आदर्श था। उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध युद्धों में जिहाद के नारे लगाए। उनकी दृढ़ धारणा थी कि जिहाद और इस्लाम के प्रसार में पुण्य प्राप्त होता है और इसमें मृत्यु हो जाने से स्वर्ग प्राप्त होता है। यदि वे भारत में जिहाद और इस्लाम के लिए युद्ध करके विजयी हुए तो उन्हें अतुल संपत्ति और राज्य प्राप्त होगा, और यदि पराजित हुए या मारे गए तो भी उन्हें जन्नत मिलेगा। अतः वे पूरे जोश के साथ लड़ते थे। इसके विपरीत राजपूत शासकों और सैनिकों में धर्म के प्रति उदासीनता थी। ऐसे भी वे हिंसा को निंदनीय मानते थे। अतः विरोधियों के सामने उनका उत्साह, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता लुप्त हो गई और वे युद्धों में पराजित हुए। मुहम्मद गोरी की योग्यता: अंत में यह भी कहा जा सकता है कि मुसलमानों के आक्रमण की सफलता में मुहम्मद गोरी की योग्यता का भी महत्व था। मुहम्मद गोरी एक योग्य व्यक्ति था। वह महमूद गजनवी की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक और दूरदर्शी सुल्तान था। उसकी सूझबूझ, गहन और दृष्टि अधिक तेज थी। वह एक योग्य सेनापति और सफल विजेता भी था। विषम से विषम परिस्थितियों में भी उसने अपना संयम और आत्मविश्वास नहीं खोया। सारी कठिनाइयों को झेलते हुए वह भारत विजय के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उसने भारत की बुरी राजनीति की स्थिति को भी भली भांति देखा तथा समझा और उससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया। उसके अनुयायियों की प्रशंसा किए बगैर भी नहीं रहा जा सकता है। वे मजबूत और कष्ट सहिष्णु थे। उन्हें वही शक्ति, मुश्किलें झेलने की वही ताकत थी जो पहाड़ी घाटियों के आक्रमणकारियों में